गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 3 अगस्त के करंट अफेयर और उसके पहले मॉर्निंग थॉट देखेंगे हमारे पास क्या है। और उसके भी पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके भरोसे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम बात करेंगे, जो विचार हम लेकर आए हैं वो है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का। अब ये कौन है? तो ये एक स्कॉटिश लेखक है, उपन्यासकार है, कवि है। इनका विचार था, इनका कथन था कि हर दिन का आकलन उस फसल से न करो जो आप काटते हो, बल्कि उन बीजों से करो जिसे आप बोते हो। यानी कि आप अपने जीवन में जैसे बीज बोओगे आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। आपको जो फसल आप काटोगे यानी कि जो रिजल्ट आप देखोगे वो वही मिलेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये समझ में आता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का नतीजा भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। और अगर आप बुरे कर्म करते हैं और कल्पना करते हैं कि अच्छी चीजें हो जाएं, तो इसकी संभावना बिल्कुल जीरो के बराबर है, शून्य के बराबर है। तो अच्छे कर्मों का बीज बोते रहिए और एक अच्छी सी फसल लहलहाती हुई अपनी सफलता की कहानी कहते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को इन्हीं विचारधाराओं के साथ में। फर्स्ट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो है नाइजर का स्वतंत्रता दिवस, यानी कि नाइजर इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि नाइजर, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारे साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ की पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 3 अगस्त को ही 1960 में 3 अगस्त के दिन ही जो फ्रांस था उससे आज़ादी मिली थी नाइजर को। और उसके बाद 1975 में 3 अगस्त को ही यहाँ पर आर्बर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा था, क्योंकि यहाँ पर जो डेजर्टिफिकेशन है यानी कि जो मरुस्थलीकरण है उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए ही नाइजर में पेड़ पौधों को लगाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में आर्बर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा था। और उसके बाद से ही इस दिन हम 2 दिन मनाते हैं, 3 अगस्त को एक नाइजर का स्वतंत्रता दिवस और साथ में ही नाइजर का जो आर्बर डे है वो। क्लियर? आई होप कि आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय तरबूज दिवस या नेशनल वाटरमेलन डे के बारे में, जो हर साल 3 अगस्त को हम मनाते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो वाटरमेलन की जो उपयोगिता है उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ऐसा किया जाता है। वाटरमेलन के बारे में बात करूं तो इसमें आपको B6, पोटेशियम और अन्य खनिज पदार्थ, विटामिन सी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होती हैं। आइए बात करेंगे लोकमान्य तिलक अवार्ड के बारे में। लोकमान्य तिलक ये अवार्ड जो है ये हर साल लोकमान्य तिलक जी की जो डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन दिया जाता है, यानी 1 अगस्त को दिया जाता है। और इस बार 41 नंबर का जो ये अवार्ड है दिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कहाँ पर 1 अगस्त को दिया गया है? कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। अच्छा, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। क्लियर? अच्छा, 1983 में ही जो ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है इसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है? जिससे कि हम लोकमान्य तिलक जी को याद रखें। ओके, देखिए यहाँ पर बात करेंगे झारखंड के बारे में। सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, इसको याद रखना। हेमंत सोरेन के द्वारा ही 29 जुलाई को जमशेदपुर में, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। हम सबको अच्छे से पता है कि झारखंड के जमशेदपुर में हमारे देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित जो उद्योग है उसकी स्थापना करी जाएगी और इसकी मंजूरी दे दी गई है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 29 जुलाई को। क्लियर? आई होप कि आपने बात समझ लिया होगा। यानी हमारे देश का जो पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग है, यानी हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसकी जो पहली ब्रांच है वो कहाँ पर खोली जाएगी? तो वो झारखंड के जमशेदपुर में खोली जाएगी। इसकी मंजूरी दे दी गई है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 29 जुलाई को। क्लियर? अच्छा देखो, अब इसमें कितनी लागत आएगी? तो इस इंडस्ट्री को बिल्डअप करने में 354 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगेगा। अच्छा, ये कौन सी कंपनी है जो इसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट करेगी? तो मैं आपको बता दूं कि इसका डेवलपमेंट किया जाएगा TPCL ग्रीन एनर्जी
सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? TPCL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, जो टाटा मोटर्स और यूएसए की जो कमिंस है उसकी एक संयुक्त ब्रांच के रूप में काम करती है। अब यहाँ पर क्या काम किया जाएगा? तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस इकाई में लगभग 4000 से अधिक हाइड्रोजन के जो आईसी इंजन्स हैं और फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन्स हैं, और साथ में ही 10,000 से अधिक बैटरीज का निर्माण किया जाएगा ये जो यूनिट है इसके माध्यम से। ओके, तो कौन सी कंपनी इसको विकसित कर रही है? तो TPCL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस यूनिट को विकसित किया जाएगा। 354 करोड़ रुपए के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो आने की संभावना है, और लगभग आपको मैं बता दूं कि इससे पूरे भारत में लगभग 310 से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, यानी रोजगार भी मिलेगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड के बारे में। भारत के मैप में आप झारखंड को देखो तो पूर्वी हिस्से में आपको झारखंड देखने को मिलेगा, और आपको अच्छे से पता है कि बिहार से अलग होकर झारखंड का गठन किया गया था। कब? सन 2000 में 15 नवंबर को। कब किया गया था? तो सन 2000 में 15 नवंबर को एक राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया था। इसकी राजधानी आपको रांची देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री जैसा कि हमने बात कर ली हेमंत सोरेन, राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। राज्यसभा के लिए 6 सीटें यहाँ से जाती हैं, लोकसभा के लिए 14 सीटें यहाँ से जाती हैं। और आधिकारिक पशु कौन है? तो भारतीय हाथी। और आधिकारिक पक्षी कौन है? तो एशियाई कोयल। और यहाँ पर आधिकारिक जो वृक्ष है, ऑफिशियल ट्री है, वो क्या है? तो साल ट्री यहाँ की ऑफिशियल ट्री है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई झारखंड के बारे में। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। देखो, तमिलनाडु के 3 ऐसे उत्पाद, 3 ऐसे प्रोडक्ट जिनको GI टैग दिया गया है। GI टैग के बारे में हमने कई बार अपनी क्लास में डिस्कस करा है कि GI टैग क्या होता है। GI टैग का मतलब है भौगोलिक संकेत। अब इसका जो ये यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, GI टैग को हम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर वो कौन सा उत्पाद है जिसके लिए वो फेमस है ना, तो उस उत्पाद की वजह से उस जगह को फेमस किया जाता है और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसी संदर्भ में तमिलनाडु हमारे भारत का जो दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, वहां पर आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। तो वहां से जो 3 प्रोडक्ट निकल कर आए हैं जिनको भौगोलिक संकेत दिया गया है वो क्या क्या है? तो जदेरी नामकट्टी और कन्याकुमारी मैटिकेला और चेदी बुट्टा साड़ी, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग दिया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर GI टैग की लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर तमिलनाडु का नाम आता है, क्योंकि इसके 58 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको GI टैग मिला है। ठीक है, इसके बाद यूपी आता है जिसके 50 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है। और उसके बाद हमारा आता है कर्नाटका, जो तीसरे नंबर पर है, जिसके 48 उत्पादों को, प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। क्लियर? अच्छा, अब जदेरी नामकट्टी के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है? तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो भगवान विष्णु की जो मूर्तियां बनती हैं, ठीक है, तो माथे पर जो तिलक लगता है, तो ये एक तरीके का जो सिलिकेट खनिज है उससे बनी हुई मिट्टी है जिसका नाम है जदेरी नाम कट्टी। ठीक है, तो इसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कन्याकुमारी मैटिकेला के बारे में। देखो, कन्याकुमारी मैटिकेला को जो कन्याकुमारी में उगाया जाता है, कहाँ पर? तो कन्याकुमारी का जो अगाथी स्वरम है, थोवलाई है और तिरुवत्तार तालुका है, यहाँ पर, यानी जो ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इसको उगाया जाता है। और इसके आपको 3 अलग अलग तरीके के इसके जो प्रकार है वो देखने को मिलेंगे, जैसे सेम मैटी जिसको रेड मैटी कहते हैं, थान मैटी जिसको हनी मैटी कहते हैं, और मलाई मैटी जिसको हिल मैटी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, मतलब एक तरीके का जो केला है उसका प्रकार है जिसका नाम रखा गया है कन्याकुमारी मैटी केला, है ना, तो इसको GI टैग दिया गया है। दूसरी है चेदी बुट्टा साड़ी। चेदी बुट्टा साड़ी हस्तकरघे का प्रयोग करके बनाई जाती है। ठीक है, इसमें सूती और रेशम कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो काले रंग का जो सूती के जो धागे होते हैं उसके इस्तेमाल से इस पर कढ़ाई करी जाती है, जिसका नाम क्या है? चेदी बुट्टा साड़ी, तो जिसको GI टैग दिया गया है। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे GI टैग की जो लिस्ट है उसमें कौन है? तो तमिलनाडु है। सेकंड नंबर पे कौन है? तो यूपी है। थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। क्लियर? हम बात करेंगे अपने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा 30 जुलाई को क्या किया गया? एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उल्लास। ठीक है,
मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उल्लास। अब उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, देखो एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो प्लीज फुल फॉर्म जरूर याद रखना। फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये उल्लास का फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये मोबाइल ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा स्पेशली स्पेशली जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कोर्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब किसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो ये प्रोवाइड करवाई जाएगी जो 15 साल से अधिक के लोग हैं उन्हें। क्लियर। अच्छा, इस देखो ये जो है एनसीईआरटी का जो दीक्षा पोर्टल है, इसके माध्यम से डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो दीक्षा पोर्टल है एनसीईआरटी का, उसमें आपको ये उल्लास ऐप देखने को मिल जाएगा। और एक तरीके से बुनियादी साक्षरता तक जो 15 साल से उम्र के लोग हैं उनको पहुंचाने के लिए इस मोबाइल को लॉन्च किया गया है हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बांटा जाएगा। और इसमें कौन कौन सी बातें प्रमुखता से कही गई हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुनियादी शिक्षा के बारे में, जो डिजिटल शिक्षा है और जो फाइनेंशियल जो साक्षरता है उसको मेन फोकस किया गया है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक एमआरआई स्कैनर बनाया गया है भारत में, और पूरी तरीके से भारत में ही बनाया गया है। जो ये एमआरआई स्कैनर है, इस अच्छा जो एमआरआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है, जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है एमआरआई का। ये एक स्कैनर है और इसको बनाया गया है पूरी तरीके से भारत में, जिसको लॉन्च कर दिया गया है हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा। ये कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का एमआरआई स्कैनर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस स्कैनर की विशेषता क्या है और ये इसको किस तरीके से बनाया जाएगा और इसको कौन बना रहा है। तो सबसे पहले तो जो कंपनी है जो इसको बनाएगी उसका नाम क्या है, तो वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये स्कैनर विकसित किया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस स्कैनर में लगभग 17 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, जिसमें जो 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। क्लियर। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये एमआरआई के जो स्कैनर्स होते हैं, है ना, ये लगभग आप अगर आंकड़ा देखोगे तो पूरी दुनिया में 70% के आसपास ये आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा कि नहीं है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है, जिसकी वजह से भारत में बनाकर इसको दूसरे देशों को प्रोवाइड करवाया जा सके, दूसरे देशों को बेचा जा सके, जिससे आप देखेंगे कि मेडिकल के फील्ड में जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं उसके फील्ड में भारत का जो व्यापार है उसको भी बढ़ाने की यहाँ पर सोच रखी गई है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि अगर पूरी दुनिया में मेडिकल के क्षेत्र में बात करें तो अब उसमें भारत की जो स्थिति है वो क्या है, तो भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। क्लियर। आइए बात करते हैं अमेज़न के बारे में। तो देखो जो अमेज़न इंडिया है उसने अपना एक पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है। फ्लोटिंग स्टोर आप समझ रहे होंगे कि तैरने वाला एक स्टोर को लॉन्च किया है। कहाँ पर, तो श्रीनगर के डल झील के पास में, श्रीनगर का जो डल झील है उसके पास में। अच्छा, साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमेज़न इंडिया है इसके द्वारा आई हैव स्पेस एक डिलीवरी कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जो 2 से 4 किलोमीटर का एरिया है उसके आसपास क्या कराया जाएगा, जो अमेज़न के प्रोडक्ट हैं उनकी डिलीवरी कराई जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी प्रेजेंट टाइम में अमेज़न जो आई हैव स्पेस स्कीम है, जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इससे लगभग 28,000 लोग जुड़े हुए हैं। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे भारत में लगभग 420 कस्बों और शहरों में ये लोग रहते हैं। वहां पर इस तरीके के इस स्कीम के तहत डिलीवरी प्रोवाइड करवाई जाती है अमेज़न इंडिया की तरफ से। क्लियर।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हुए हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी मई से लेकर अक्टूबर तक श्रीनगर होती है और जम्मू नवंबर से लेकर अप्रैल तक जम्मू इसकी राजधानी होती है। प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। विधान परिषद में यहाँ पर 36 सीटें हैं और विधानसभा में 89 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हुए हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि 31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग करके यूटी बना दिया गया था। ठीक है ना, यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया था। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। वो कौन सा दिन था, वो कौन सी डेट थी। क्लियर। देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, यानी कि हमारे देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है उसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन है, यानी कि ड्रग डिमांड रिडक्शन के बारे में बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग, ये इस तरीके का कार्यक्रम होगा जिसके माध्यम से जो लोग नशे के शिकार हैं उनसे रिलेटेड उन लोगों के लिए कुछ काम किया जाए, उनके लिए आजीविका की व्यवस्था की जाए, उनके व्यवसाय के लिए व्यवस्था की जाए, उनको जागरूक किया जाए और पूरे भारत के लोगों को जागरूक किया जाए कि वो जो ड्रग एडिक्ट बन गए हैं किस तरीके से वो उससे बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए डिमांड रखी गई है और इस प्रोग्राम को रखा गया और इसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। क्लियर। अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन भी चलाया गया था। इसको 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो लगभग भारत के जो 372 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, उन पे फोकस किया गया था जहां पर लोग नशे के शिकार थे, जिसको हम नशा मुक्त भारत अभियान भी कहते हैं। ओके। तो इसमें क्या किया जाता था, इस अभियान के तहत उन लोगों को नशे से मुक्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए कैंपेन के रूप में काम किया जाता था। उनके डेवलपमेंट के ऊपर, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा था नशा मुक्त भारत अभियान या ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन के माध्यम से, जिसकी लॉन्चिंग करी गई थी 2020 में पहली बार और इसमें स्टार्टिंग में जो 372 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के उस पे फोकस किया गया था। क्लियर। देखिए, ड्रग फ्री कैंपेन के माध्यम से लगभग 10.5 करोड़ लोगों को अवेयर किया गया और एक टीम है जो स्वयं सेवकों की टीम है जो काम करती है। ठीक है ना। अब ये क्या काम करते हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं और इनकी संख्या कितनी है, तो लगभग 8,000 प्लस के आसपास मास्टर स्वयं सेवक हैं जो काम करते हैं और वो पूरे भारत में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। वेबसाइट भी लॉन्च करी गई है जहां पर आप नशा मुक्त भारत अभियान से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो देख सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। क्लियर। देखिए, नशा मुक्त भारत, अब जो नशा मुक्त अभियान चलाया गया था उसके तहत अगर बात करूं तो ये इस अभियान के तहत हमारे देश के जो आध्यात्मिक रूप से जो अवेयरनेस फैलाने का जो संस्थाएं काम करती हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है, ब्रह्म कुमारीज है, संत निरंकारी मिशन है, तो इन संगठनों के साथ में समझौता किया गया जिससे कि पूरे भारत में नशा मुक्त अभियान चलाया जा सके। क्लियर। देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हमारी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास में तमांडो में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ठीक है। तो इसी विश्वविद्यालय में, इसी यूनिवर्सिटी में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी गई है। डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी गई है हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 27 जुलाई को। ओके। अच्छा, इस ये जो थीम है डिवाइन लाइट हाउस की, जो थीम डिसाइड करी गई है, क्या डिसाइड करी गई है, तो सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष, सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष यानी ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, इस थीम के साथ में डिवाइन लाइट हाउस की स्थापना करी गई है और इसकी आधारशिला रखी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्लियर। ओडिशा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारत के पूर्वी हिस्से में आपको ओडिशा देखने को मिल जाएगा और एक राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1936।
यानी कि 1936 के 1 अप्रैल को इसको राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था, इसका फॉर्मेशन हो गया था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक। और राज्यसभा में 10 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा के लिए 21 सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ पर हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। इस बुक को लिखा गया है ऋषिराज के द्वारा और साथ में मैं आपको बता दूं कि प्रभात प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और अभी हमारे देश के रक्षा मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है अजय भट्ट, उनके द्वारा नई दिल्ली में इसको प्रकाशित कर दिया गया, इसका विमोचन कर दिया गया है। क्लियर? अच्छा, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है तो इसमें कारगिल युद्ध के जो 527 सैनिक थे उनको पोर्ट्रेट किया गया है, यानी कि उनकी शौर्यपूर्ण जो गाथा है उसको बताई गई है। ऋषिराज के बारे में बात करें तो इन्होंने अभी तक लगभग 21 किताबें लिखी हैं, ठीक है। और साथ में ही जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो इस समय कारगिल युद्ध से संबंधित जिनको परम वीर चक्र मिला है, सूबेदार मेजर संजय कुमार ने भाग लिया था इस ये जो इवेंट था इसमें। ओके, इस सेशन में इतना ही दोस्तों। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में और नए विचारों के साथ में। तब तक खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन को जीते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।